गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम सार्थक स्टडी द चेंज ऑफ लर्निंग वे। मित्रों, जैसे कि आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में और इसके कुछ साधारण से पॉइंट दिए गए थे, बट आज हमने कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया जाएगा सिंपल प्रेजेंट के बारे में, जो आप लोग विधिवत ये बहुत ही कम बताया जाता है किसी टीचर्स के माध्यम से। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा, लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। कुछ बच्चों को लगता है कि सर इंग्लिश इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, बट ऐसा नहीं है। यदि आप किसी भी चीज़ को करने के लिए सोच लेते हैं तो वो आप ज़रूर कर जाएंगे। याद रखिएगा इस बात को। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा कि वो जितने भी मैं पॉइंट्स पढ़ाऊंगा, जितने भी चैप्टर्स को मैं पढ़ाऊंगा, यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, ग्रामर का मतलब होता नहीं है कि आप किसी चीज़ को सोच सोच के लिखें। आपको इंग्लिश बोलने के लिए या इंग्लिश सीखने के लिए मैं सिखाने के लिए यहाँ पे तैयार हूँ, बट आप सीखने के लिए क्या तैयार हैं? अगर ऐसा है तो मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूँ कि आप किसी भी ट्रांसलेशन को, बड़े से बड़े ट्रांसलेशन को, छोटे से छोटे, या आप माइंड में कुछ भी सोचें जो आप इंग्लिश में बोलना चाहें, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप उसको चुटकियों में हल कर देंगे। और इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो आज मैं आप लोगों को ये सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूँ, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसमें आपको मैं बताऊँगा क्या, आप जानते हैं, अगर आपसे बात किया जाए, मैं पहला पॉइंट इसके बारे में बताता हूँ कि जिसे बात किया जाए किसी टॉपिक के बारे में, जिसे कह दिया जाए यदि किसी वाक्य में यूनिवर्सल ट्रुथ की बात की जाए। किसकी बात की जाए? यूनिवर्सल ट्रुथ। तो मित्रों, यूनिवर्सल ट्रुथ होता क्या है? एक्चुअल में ये है क्या? यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है? इसकी हिंदी आप कहेंगे सर सार्वभौमिक सत्य। क्या बोलेंगे? सार्वभौमिक सत्य। लेकिन सार्वभौमिक सत्य है क्या? किसे कहेंगे? आप कहेंगे, यदि आपको नहीं पता फिर मैं बता दे रहा हूँ, आप ये कह सकते हैं कि दुनिया का ऐसा शब्द, या ये कह लिए दुनिया का ऐसा सत्य जो कभी बदला नहीं जाता। लेकिन जैसे बोल दिया जाए सूर्य पूर्व में निकलता है, और आज से 100 वर्ष पहले कहाँ निकलता था? 500 वर्ष पहले कहाँ निकलता था? क्या पश्चिम में निकलता था? जी नहीं, तब भी तो पूर्व में ही निकलता था। क्या आने वाले समय में पश्चिम से निकलेगा पूर्व की बजाय? जी नहीं, अभी भी निकल रहा है पूर्व से, और आने वाले समय में भी पूर्व से निकला जाएगा। तो इसके लिए आपने क्या यूज़ किया? यूनिवर्सल। तो जिसी को आप बोल सकते हैं सार्वभौमिक सत्य। तो सार्वभौमिक सत्य का अनुवाद आप करेंगे किसमें? यदि किसी वाक्य में सार्वभौमिक सत्य आ जाता है तो ध्यान दीजिएगा कि सार्वभौमिक सत्य का अनुवाद सदैव सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। इसी तरह आप बात करें, जैसे कह दिया जाए यदि निकट के, या ये कह लिया जाए किसी दूर के फ्यूचर प्लान के बारे में बात किया जाए, जैसे ये कह दिया जाए वह नेक्स्ट मंथ, या ये कह लिया वह नेक्स्ट ईयर शादी करेगा, अर्थात वह अगले वर्ष क्या करेगा? शादी करेगा। तो उसकी क्या है? एक फ्यूचर प्लानिंग है। जब फ्यूचर प्लानिंग की बात की जाती है तो फ्यूचर प्लानिंग के लिए आपने क्या यूज़ करना है? आप ध्यान दीजिएगा, उसने कहा कि वह अगले वर्ष शादी करेगा, लास्ट में क्या आया? गा, यानी कि फ्यूचर। अब बच्चे सोचते हैं सर ये तो फ्यूचर का वाक्य है, तो इसको हमको क्या लगाना चाहिए? विल या शैल। जी हाँ, विल या शैल तो यूज़ होगा, बट डियर स्टूडेंट्स ये भी ध्यान दें कि इसका अनुवाद विल या शैल से अतिरिक्त भी किसी में बनाया जा सकता है। वो किस में बनाया जा सकता है? वो जाके बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे मैं आपको इसके उदाहरण कुछ देता हूं। जैसे मैंने कहा यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में, कहा गया सूर्य पूर्व में निकलता है। सूर्य कहाँ निकलता है? पूर्व में निकलता है। सूर्य पूर्व में निकलता है, तो इसको आप क्या करेंगे? द सन राइजेज इन द ईस्ट। ध्यान दें कि जब दुनिया की किसी भी अनोखी चीज़ों के बारे में बात किया जाता है तो उसके सदैव पहले क्या लगता है? डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। बात समझ में आ रहा है? यदि आ रहा है तो गौर से देखते जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा यदि आपने शेयर अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दें। आगे देखते हैं, ये कह दिया जाए पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो इसको आप क्या करेंगे? इसमें क्या लगाएंगे? बोलो,
क्या द वाटर करेंगे? जी नहीं, वाटर ये है आपका मटेरियल नाउन, और किसी भी मटेरियल नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको आप करेंगे वाटर, क्रिया है बॉयल अर्थात उबलना, तो इसको आप कर देंगे बॉयल्स। बॉयल्स क्यों हुआ? क्योंकि पानी को आप गिन सकते हो? जी नहीं ना। अगर नहीं गिन सकते हो तो बच्चों ये क्या है? ये क्या है? सिंगुलर है ना। तो जब सिंगुलर है तो इसमें क्या लगाओगे? एस या ई एस लग गया। वाटर बॉयल्स कब उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है? फिर नेक्स्ट हमने कहा, जैसे कहा कि वह अगले वर्ष शादी करेगा, तो इसके लिए आपने क्या यूज़ करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट दोनों में किया जा सकता है। जैसे कहा गया वह अगले वर्ष शादी करेगा, तो इसको आप बनाएंगे ही गेट्स मैरिज नेक्स्ट ईयर। आप इतना भी कर सकते हैं। यदि आप इसका अनुवाद फ्यूचर में करेंगे तो ये कर दिया जाएगा ही विल गेट मैरिज नेक्स्ट ईयर। बात समझ में आ रहा है? जी हाँ, ये हो जाएगा ही विल गेट मैरिज नेक्स्ट ईयर। तो ये दोनों टाइप के सेंटेंस क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी अगर आपसे बात किया जाता है कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में, जैसे कह दिया जाए यदि आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, अपनी आंखों देखा हाल, किसी चीज़ को आप बयां करना हो, किसी चीज़ को बताना हो, जैसे आपने न्यूज़ देखा, क्रिकेट देखा या रेडियो के माध्यम से आपने कुछ सुना और उसका आपको लाइव प्रसारण करना हुआ, किसी को बताना हुआ, किसी को सुनाना हुआ, तो आप क्या करेंगे? किस टेंस का यूज़ करेंगे? तब भी आपने क्या यूज़ करना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तब आपको क्या यूज़ करना है भैया? सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है। ध्यान दीजिएगा। जैसे कह दिया जाए मेरा भाई इस फिल्म में राम की भूमिका निभा रहा है। मेरा भाई इस फिल्म में राम की भूमिका निभा रहा है, तो इसको आप करेंगे इन दिस फिल्म, कॉमा माई ब्रदर प्लेज द रोल ऑफ राम। बात समझ आया? अब कुछ बच्चों के मन में होगा सर ये इन दिस फिल्म पहले कैसे आ गया? तो बच्चों इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको पीछे भी लिख सकते हैं। इसको आप कर सकते हैं माई ब्रदर प्लेज द रोल ऑफ राम इन दिस फिल्म। आप ये भी कर सकते हैं कि इन दिस फिल्म कॉमा माई ब्रदर प्लेज द रोल ऑफ राम। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जब इन दिस फिल्म अर्थात इस टाइप के शब्द को आप पहले लिखेंगे तो इसके सदैव बाद क्या लगाया जाएगा? कॉमा यूज़ किया जाएगा। बात समझ में आ रहा है आपको? तो ये सब पॉइंट हैं। और आगे आपको कुछ बताते हैं हम। जैसे अगर आपसे बात किया जाए स्टेटिव वर्ब्स की, किसकी बात की जाए? स्टेटिव वर्ब की बात की जाए, तो स्टेटिव वर्ब क्या होता है? किसे कहेंगे स्टेटिव वर्ब? ध्यान समझिएगा, क्योंकि अभी तक सबसे अधिक गलतियां जो पाई जाती हैं वो सिर्फ किस में पाई जाती है? स्टेटिव वर्ब में पाई जाती है। तो आपको हम स्पेशली इसके बारे में बताते हैं। तो स्टेटिव वर्ब क्या चीज़ होता है? स्टेटिव वर्ब की हिंदी क्या होती है? स्टेटिव वर्ब की हिंदी होती है बाधित क्रियाएं। स्टेटिव वर्ब्स की हिंदी क्या होती है भैया? बाधित क्रियाएं। बाधित क्रियाएं क्या होती हैं? आप सब जानते हैं कि जैसे इस लॉकडाउन में हमारे आपके लिए बाध्य क्या है कि हमको आपको घर पर रहना है और बाहर नहीं निकलना है। तो उसी तरह इनके ऊपर बाधा लगी होती है कि ये किस में बनाए जाते हैं और किस में नहीं बनाए जाते हैं। तो स्टेटिव वर्ब का अनुवाद सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट टेंसों में किया जाता है, चाहे वो पास्ट का इंडेफिनिट होगा, चाहे फ्यूचर का होगा, या फिर ये प्रेजेंट का है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जब भी अनुवाद बनेगा किस में बनेगा? इंडेफिनिट के टेंस में होगा। कंटीन्यूअस के टेंस में यदि आप करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो स्टेटिव वर्ब्स की कुछ क्रियाएं होती हैं, जैसे कह दिया जाए सी, लुक, वॉच, अपीयर, लाइक, डिसलाइक, लव,
हैट, स्मेल, अंडरस्टैंड, फील, टेस्ट, नोटिस, बहुत सारी इसमें आ जाते हैं। ET से कर दीजिए, बहुत सारे वर्ब्स आ जाते हैं। तो अगर बात किया जाए ये कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, तो इनका प्रयोग बच्चों हम सदैव कहाँ करते हैं, इंडेफिनिट के टेंस में करते हैं। जैसे आप जानते हैं सी मीन्स देखना होता है, लुक माने देखना, वॉच माने देखना, अपीयर मीन्स देखना, लाइक मीन्स पसंद करना, डिसलाइक माने नापसंद करना, लव मीन्स प्रेम करना, हेट मीन्स घृणा करना, स्मेल मीन्स सुगंध या दुर्गंध होता है, अंडरस्टैंड मीन्स समझना होता है, फील माने महसूस करना, टेस्ट मीन्स स्वाद होता है, नोटिस माने भी ध्यान देना होता है। तो ध्यान से देखिए। अब देखिए जो अपीयर है, अपीयर माने प्रतीत होना भी होता है, दिखाई देना भी होता है या लगना भी होता है, और वॉच माने भी देखना होता है। तो अब लुक माने भी देखना है, सी माने भी देखना है, और नोटिस माने भी। तो इन पांचों के मीनिंग कुछ मिलती जुलती है, जिसका यूज़ कब करते हैं। तो इसकी एक परिभाषा आप समझ लीजिए कि जब किसी वाक्य में ऐसे वर्ब का प्रयोग हो जिनसे किसी व्यक्ति के मानसिक स्थिति या उसके मन की भावनाओं का बोध होता हो, ऐसे वाक्यों में ऐसे वर्ब्स के साथ जिनका प्रयोग यह दर्शाता हो कि किसी व्यक्ति के मानसिक स्थिति या उसके मन की इच्छाओं का बोध करा रहा है, तो इसे हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि गले के ऊपर जितने भी कार्य किए जाएं, गले के ऊपर जितने भी कार्य किए जाते हैं उसको हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। तो स्टेटिव वर्ब का अनुवाद हम कभी भी कंटीन्यूअस टेंस के साथ नहीं करते हैं। इनका प्रयोग सदैव हम किस में करते हैं, इंडेफिनिट के टेंस में करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सी का प्रयोग तब होता है जब हम किसी स्थिर वस्तु या व्यक्ति को देखें, और लुक किसी गतिमान वस्तु या व्यक्ति की ओर नजर करें या देखें। और वॉच कब होता है, वॉच का प्रयोग हम ऐसी चीज़ों के लिए करते हैं जिनको हम देख सकते हैं परंतु छू नहीं सकते हैं। जैसे कह दिया जाए आपकी स्क्रीन पे जो फोटोज़ आ रही हैं, जो वीडियोज़ आ रहे हैं, क्या आप उनको टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं? नहीं ना, सिर्फ उनको आप देख सकते हैं। अब आप जब ऐसी अवस्था में, या ये कह लिया जाए कोई पेंटिंग है दीवार पर टंगी हुई, यदि आप उसको देखेंगे तो क्या उसको आप टच करेंगे? अब आप कहेंगे सर पेंटिंग तो टच हो जाएगी, तो हमने पेंटिंग के टच करने की बात नहीं की, उसके अंदर जो आइकॉन्स है या ये कह लिया जाए जो चित्र है, क्या आप उसको महसूस कर सकते हैं, या उसको आप समझ सकते हैं, या उसको आप फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते ना। जब नहीं कर सकते हैं तो ये क्या हुआ, स्टेटिव वर्ब हुआ। अपीयर क्या होता है, दुनिया की जितनी भी चीज़ें होती हैं, अर्थात दुनिया की जितनी भी अनोखी चीज़ें, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, आकाश, यदि इनको देखने की बात की जाए तो क्या लगेगा, अपीयर। नोटिस कब लगेगा, नोटिस जब हम किसी की अच्छाई या किसी की बुराइयों पर गौर करते हैं तो क्या लगाया जाता है, नोटिस लगाया जाता है। तो बच्चों ये सब बात समझ में आ रही है आपको? अगर आ रही है तो आप कॉपी में नोट डाउन कर लेते जाइए। अब आपको इसका हम ट्रांसलेशन देते हैं। जैसे कहा जाए वह मेरी भावनाओं को समझ रहा है, तो ये हो जाएगा ही। अब देखिए यहाँ रहा है, रही है, आया है, तो क्या कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा सर ये तो बड़ा इजी वाक्य है, कंटिन्यूअस का वाक्य है, जिसको आप बनाते हैं ही इज अंडरस्टैंडिंग माई इमोशंस। लेकिन बच्चों ये गलत होता है। हमने अभी कहा ना कि जब किसी वाक्य में क्या आएगा, स्टेटिव वर्ब आएगा, तो उसका अनुवाद सिर्फ किस में बनाना है, इंडेफिनिट बनाना है। तो आप करेंगे ही अंडरस्टैंड माई इमोशंस। बस में ऐसे टाइप के सेंटेंस, जैसे कह दिया जाए, लोग कहते हैं, आपने सुना होगा, लोग कहते हैं वह मुझसे नफरत कर रहा है। वह मुझसे क्या कर रहा है, नफरत कर रहा है। तो इसका क्या करेंगे, ही इज़ हेटिंग मी? जी नहीं, आप कहते हैं ही हेट्स मी। क्या कहते हैं, ही हेट्स मी। बात में तो इस टाइप के बहुत सारे वाक्य आते हैं। इसी में एक पॉइंट और आपको बताऊं, जैसे कह दिया जाता है प्रोवर्ब।
जिसको आप कहते हैं कहावत। क्या कहते हैं? कहावत। यदि किसी वाक्य में प्रोवर्ब की बात की जाती है, कहावत की बात की जाती है, मुहावरों की बात की जाती है, तो आप कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? उसके लिए भी आप सिंपल प्रेजेंट यूज़ करेंगे। जैसे कहा जाता है ऊंट के मुंह में जीरा, तो इसको आप क्या बनाएंगे? इसका बनाएंगे अ ड्रॉप इन द ओशियन। क्या बनाएंगे? अ ड्रॉप इन द ओशियन, अर्थात ऊंट के मुंह में जीरा। बात समझ में आ रहा है? और इसी में कह दिया जाए जहां चाह वहां राह, तो ये आप लोगों के लिए भी लागू होता है। यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो इससे एक सबक भी ले लीजिए कि कहते हैं ना जहां चाह वहां राह, अर्थात किसी चीज़ को आप पाना चाहते हैं तो मन लगा के कार्य करें। तो इसीलिए कहते हैं कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, अर्थात जहां चाह वहां राह। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? और इसी में कहा जाता है, जैसे कहा जाता है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। क्या बोला जाता है? यदि आपको किसी कार्य को यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य नहीं जानता है और उसमें कमियां निकालना शुरू कर देता है, तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसके लिए क्या होता है? अ बैड कारपेंटर A bad carpenter claims his tools। बस में तो ये सब चीज़ें होती हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं भैया, लेकिन जब आप हमारे वीडियो से जुड़े होंगे, हमारे चैनल से जुड़े होंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें भी आगे आपको सीखने को मिलेंगी। सो इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आज के लिए सिर्फ इतना ही है। और कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।